ओके, नाउ सी चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे सेव करें। हमने क्लास 7 में क्या देखा था कि पैली एंड बोजे जिन्होंने फॉरेस्ट को विजिट किया था, ठीक है, विद देयर प्रोफेसर, उनके प्रोफेसर्स के साथ, अहमद एंड टिबू, दे वेर ईगर टू शेयर, वो अपना एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना चाहते थे और दूसरे चिल्ड्रन जो उनके स्कूल में उनके साथ, ठीक है। एंड सम ऑफ दैट दे विजिट द भरतपुर सेंचुरी। उन्होंने कहाँ पर विजिट किया था? भरतपुर सेंचुरी, एक सेंचुरी है, फॉरेस्ट है, जहाँ पर उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में सुना था। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क भी विजिट किया था, लोचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी विजिट की थी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर भी विजिट किया था, और टाइगर रिजर्वर, मतलब टाइगर्स को कैसे सेव करें वो भी वहाँ पर उन्होंने देखा था। तो यहाँ पर उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया है कि उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा और क्या क्या उन्होंने समझा। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है, मतलब फॉरेस्ट को हटाना, ठीक है। आपको पता है द ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपको हमारे अर्थ पे कई सारे टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग, वो हमारे वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं ना कहीं हमारी मैनकाइंड के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है टुडे। लेकिन यही आज हमारे लिए इनका सर्वाइव कर पाना, प्लांट्स और एनिमल्स का हमारी अर्थ में बहुत मुश्किल हो गया है। और उसका रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनके सर्वाइवनेस में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। डिफॉरेस्टेशन हम जानते हैं, फॉरेस्ट को हटा के वहाँ पर लैंड को खुद के पर्पस के लिए यूज़ करना, ट्रीज़ को कट करना, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। सबसे पहले पर्चुरिंग लैंड फॉर द कल्टीवेशन, लैंड को हटा के खुद का कल्टीवेशन करना, बिल्डिंग, हाउस और फैक्ट्रीज बनाना, और जो वुड वहाँ से आ रहा है उससे फर्नीचर और ये सब बनाना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या बोला गया? सम नेचुरल कॉज फॉर डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सर्वाइवल थ्रॉट। कई बार डिफॉरेस्टेशन हमारी वजह से नहीं, नेचुरली भी आता है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना या सूखा बढ़ जाना, थ्रॉट मीन्स सूखा बढ़ जाना। नाउ कंज्यूगेशंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, हम उसको कैसे रोकें या कैसे उसको बचा सकते हैं। पैली एंड बोजी रियलाइज द कॉन्सिक्वेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई किसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल जो हमारे अर्थ का बढ़ता जा रहा है। हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो भी कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा। दे नो दैट द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। आपको पता है डिफॉरेस्टेशन क्या करता है? हमारे नेचर में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है। दे वे आर टोल्ड बाय प्रोफेसर, हमें अहमद प्रोफेसर ने ये भी बताया, इफ़ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कंटिन्यू, और ऐसे ही फॉरेस्ट का मतलब कटिंग चालू रहा तो रेनफॉल और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, मतलब बारिश भी नहीं होगी और आप अपने लैंड्स पे क्रॉप को भी ग्रो कर पाओगे नहीं। मोर ओवर दे विल बी द इंक्रीज द चांस ऑफ द नेचुरल क्लाइमेट, ठीक है। और कुदरती आफत आने का भी यहाँ पर चांस बढ़ जाएगा, जैसे बाढ़, ठीक है, सूखा पड़ना, ये सब चीज़ें बढ़ती जाएगी। रिकॉल दैट द प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो हम जितने ज़्यादा ट्रीज ग्रो करेंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे और धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर कम होता जाएगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जाएगी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर का इंक्रीज होना, वाटर साइकिल में डिस्टर्बेंस होना, रेनफॉल कम होना और सूखा पड़ने जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, नाउ सी डिफॉरेस्टेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारी सॉइल्स की प्रॉपर्टी को भी चेंज करता है, सॉइल को भी इफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से फिर प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो हो पाते नहीं है। हमने क्लास 7 में ट्रीज़ को प्रिवेंट करके सॉइल इरोजन कैसे रोके वो भी देखा था। टॉप लेयर ऑफ सॉइल को एक्सपोज करना भी सीखा था, हार्ड और रॉकी लेयर्स में से। द सॉइल एज अ लेस ह्यूमस,
सॉइल के पास आपको पता है क्या होता है, लेस ह्यूमस और लेस फर्टिलिटी होती है जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जाएगा, और इसीलिए इसको डीस्टेरिटिफिकेशन भी कहा जाता है। डीस्टेरिटिफिकेशन किसके लिए? सॉइल्स के लिए। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सॉइल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे सॉइल्स अपनी फर्टिलिटी को खोती जाएंगी, डेजर्ट सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगी कि वहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं पाएगा, उसको क्या कहते हैं? डीस्टेरिटिफिकेशन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन हमें क्या करता है? वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी डिक्रीज करता है। दैट्स वाई जो ग्राउंड के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी कम होता जाता है। फिर सो वो भी देखने को मिलेगा। फिर सॉइल में से न्यूट्रिशन भी कम होते हुए देखने को मिलेंगे, और बाढ़ आते हुए भी देखने को मिलेगी क्योंकि पानी एक साथ आ जाएगा। एक डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हमने क्लास 7 में ये भी पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से ही उनको सबसे ज़्यादा हार्मफुल किया जाता है, और इसी वजह से हमें ट्रीज़ की और प्लांट्स की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करें? ठीक है, हमें डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें कितना इफेक्ट हो रहा है ये सब आप जानते ही हो। तो पैली एंड बूजी ने अपने प्रोफेसर से पूछा कि हम उनको कैसे कंजर्व करें और कैसे सेव करें। तो प्रोफेसर अहमद ने उनको बायोस्फीयर रिजर्वर में ले गए जहाँ पर एनिमल्स को, प्लांट्स को कैसे सेव किया जाता है वो सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, फिर वो चाहे हिमालय की पीक हो या वेस्टर्न घाट हो, ठीक है, कोई भी जगह हो, या वहाँ पर आपको एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे सेव किया जाए वो सब कुछ सिखाया जाता है, और वहाँ पर उनको पूरा एक्सपीरियंस दिया जाता है कि कैसे वहाँ पर मतलब उनको सेव करें, उनको ज़्यादा ग्रो करें। अगर आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको कैसे ग्रो करने के बाद आप उनको फिर से भी अगेन यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अगर यूज़ कर ले रहे हो तो प्लांट को आप वापस भी कैसे ग्रो करो वो सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, और इसी चीज़ को माधवी और पैली ने बच्चों को भी एक्सप्लेन किया कि हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट, हमारी एजेंसीज इनके लिए कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, और हमारी गवर्नमेंट ने एनिमल्स को सेव करने के लिए नेशनल पार्क और सेंचुरीज और बायो रिजर्वर्स बनाए हुए हैं जहाँ पर ये सब कुछ एनिमल्स और प्लांट प्रोटेक्ट रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। ना ह्यूमंस का वहाँ पर इंटरफेरेंस होता है और ना वो ह्यूमंस की फिर लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं। एक ही तरीके से उन दोनों को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ओके, मेन 3 थी बायो रिजर्वर्स, नेशनल पार्क और सेंचुरीज। अब हम इन तीनों के बारे में देखेंगे। नाउ सी बायो रिजर्वर्स। चिल्ड्रंस ने प्रोफेसर अहमद एंड माधवी जी जो बायोस्फीयर रिजर्वर की एरिया की वो थी उनसे बायो रिजर्वर्स एरिया के बारे में पूछा। यहाँ पर एनिमल्स का कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी मतलब उन पर स्टडी की जाती है। आप सब बायोडाइवर्सिटी के बारे में अवेयर हो कि वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर उनको मेंटेन किया जाता है, उनके ऊपर स्टडी की जाती है कि इनको आगे यानी फ्यूचर जनरेशन में कैसे सेव करें, उनको क्या क्या ज़रूरतें रहती है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। पंचमरी बायो रिजर्वर वहाँ पर वो आपको एक बायो रिजर्वर देखने को मिलेगा। लिसन, देन आफ्टर आपको पंचमरी बायो रिजर्वर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको ये बायो रिजर्वर भी है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क भी है। कौन सा? सतपुरा। और 2 सेंचुरीज भी है, बोरी एंड पंचमारी। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि एक ही बायो रिजर्व के अंदर आपको एक नेशनल पार्क और 2 सेंचुरीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इट इज़ अबाउट द बायो रिजर्वर्स। ओके, नाउ सी फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फ्यूना मीन्स एनिमल्स। एज चिल्ड्रन वॉक अराउंड, जब वो बायो रिजर्वर में घूम रहे थे तब उन्होंने ग्रीन वेल्दी फॉरेस्ट मतलब अच्छे घने फॉरेस्ट देखे जहाँ पर वो कई सारे बड़े बड़े ट्रीज, बड़े बड़े एनिमल्स उन सबको भी देख रहे थे। ठीक है, सडनली पैल फाउंड अ रैबिट। ठीक है, पैली ने रैबिट देखा और उसको पकड़ने की स्टार्ट की। वो उसके पीछे भागने लगी पर अहमद सर ने उसको स्टॉप कर दिया और उन्होंने उसको क्या बोला कि एनिमल्स को अपने कंफर्ट जोन में और हैप्पीली रहने देने का, उनको कभी भी डिस्टर्ब करने का नहीं।
ठीक है, कि आप उनको पकड़ो ये करो, सो उनको डिस्टर्बेंस होता है और ये सारा डिस्टर्बेंस आपको नहीं क्रिएट करना चाहिए। और माधवी जो वहाँ की बायो रिजर्वर की थी, उन्होंने भी ये बताया कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स कुछ पर्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग करते हैं, कि वो आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे और कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई जो प्लांट्स और एनिमल्स आपको सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेंगे, एक पर्टिकुलर जगह में, उन्हें फ्लोरा और फ्यूना कहा जाता है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फ्यूना मीन्स एनिमल्स। ओके, नाउ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ठीक है। सम ऑफ द, अगर आप फॉरेस्ट में डीपली देखो तो स्टूडेंट्स ने कुछ बड़ी बड़ी स्क्वायरल्स भी देखी, और ये बड़ी बड़ी स्क्वायरल्स की बड़ी बड़ी टेल्स, फ्लूडेड टेल्स, कांटेदार टेल्स भी देखने को मिली। तो माधवी ने उन्हें बताया कि इन्हें जाइंट स्क्वायरल भी कहा जाता है, और ये आपको सिर्फ एंडेमिक एरियाज मतलब एंडेमिक एरिया मतलब खूंखार मतलब घने जंगलों में देखने को मिलेंगी। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है प्लांट्स और एनिमल्स की जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलेगी और जिनका नंबर बहुत बहुत कम होगा, ठीक है। ये आपको नेचुरली कहीं भी नहीं देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपको स्क्वायरल है वो आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाती है, पर जाइंट स्क्वायरल आपको सिर्फ घने जंगलों में और उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, और इसीलिए उनको एंडेमिक जोन भी कहा जाता है। जो माधवी जी थी उन्होंने उनको वहाँ पर सेल मतलब वाइल्ड मैंगो का ट्री भी बताया, जो उसका एग्जाम्पल था, जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलता बट पर्टिकुलर एरियाज में ही देखने को मिलेगा। और एंडेमिक फ्लोरा मतलब प्लांट का एरिया आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर बिजॉन, इंडियन जाइंट स्क्वायरल, फिर फ्लाइंग स्क्वायरल भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि अगर आप इनके हैबिट्स में थोड़ा सा भी डिस्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो इनको बहुत ज़्यादा, एक ही मिनट ना, इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको न्यू स्पीसीज भी, अगर आप इनको पूरी तरीके से सेव रखो और पूरी तरीके से नॉर्मल रखो तो आपको इनकी वजह से नए नए स्पीसीज भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मीन्स अगर आप इनको प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड करो, अनडेंजर प्रोवाइड ना करो, तो आपको यहाँ पर इनकी नए नए हैबिट्स भी देखने को मिलेंगे और दूसरे नए नए स्पीसीज भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, बायो रिजर्वर देख लिया, तो चलिए अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ मीन्स सेंचुरी, ठीक है। पहले ने जब पंचरी वाइल्ड सेंचुरी देखी उस पर लिखा हुआ था, तो उससे प्रोफेसर अहमद से पूछा कि वो उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो सेंचुरी में क्या होता है कि यहाँ पर एनिमल्स को और ट्रीज़ को मारना पूरी तरीके से मना होता है, और अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो आपको पनिशमेंट भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको जो कंडीशन, जो टेम्परेचर, जो एनवायरनमेंट चाहिए वो उनको प्रोवाइड किया जाता है, और वहाँ पर उनको परफेक्टली जो उनको एक्टिविटीज़ करनी है वो उन्हें वहाँ पर करने दी जाती है, जैसे ग्रीजरिंग करना, घास खाना, अच्छे से घूमना। बट हाँ, जो कुछ प्लांट जैसे मेडिकल वाले होते हैं, जो ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पर एनिमल्स को एक्टिविटी जैसे उन्हें घास खाने जाना करना, ठीक है, वो सब अलाउड है। हाँ, और जो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं जो हमें कि मेडिसिन में यूज़ हो सकते हैं या चारे में यूज़ हो सकते हैं कैटल्स के लिए, हार्बीवोरस एनिमल्स के लिए, तो वहाँ पर उनको काटना करना अलाउड है और उनको यूज़ करना अलाउड किया जाता है। इन द प्रेटर, हमें यहाँ पर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, पीपल लिव इन द नेबरहुड वुड इनकरेज, ठीक है, आपको जितना हो सके यहाँ पर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन रोकना और उन्हें जितना हो सके ज़्यादा बढ़ावा देना, ठीक है। और इससे चिल्ड्रंस को भी और ज़्यादा समझने को मिले कि हमें इनको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देन आफ्टर नेशनल पार्क भी यहाँ पर आपको, जैसे मैंने जो बायो रिजर्व घूमने गए थे उसमें सतपुरा नेशनल पार्क था, चिल्ड्रंस उसको घूमने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, ठीक है, और उसके बारे में जानना भी चाहते थे। सेम इसका काम भी यही है कि एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, वहाँ पर उनको प्रॉपर वे में इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट
रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये पहला आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जो इंडिया में बना था। द फाइनेस्ट इंडियन पिक, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये नेशनल पार्क के अंदर आपको 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, और इसी नेशनल पार्क के बाद आपको कई सारे दूसरे नेशनल पार्क्स भी इंडिया में देखने को मिले। और वहाँ पर सतपुरा टाइगर रिजर्वर, मतलब टाइगर्स को रिजर्व करने का, मतलब सेव करने का वहाँ पर प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो 1972 में लॉन्च किया गया था, और वो प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है। और उसी की प्रोजेक्ट की वजह से आपको हमारे टाइगर्स की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। ओके, टाइगर इज़ वन ऑफ द मेन स्पीसीज। आप जानते हो टाइगर हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। इसलिए सतपुरा टाइगर रिजर्वर ने एक प्रोजेक्ट चलाया है, सेव टाइगर प्रोजेक्ट करके, जहाँ पर टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा है। और वहाँ पर दूसरे वाइल्ड एनिमल जैसे लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, ठीक है, बेनिशिंग, ठीक है, उन सबके नंबर्स को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और उसके लिए एक पूरी तरीके से प्रॉपर वे में रिसर्च भी चल रही है। ओके, और एनिमल जिनका नंबर कम होता जा रहा है उनके नंबर्स को बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। ठीक है, जैसे इसी की वजह से बुजो ने पूछा क्या हम डायनासोर्स का नंबर भी बढ़ा सकते हैं। सो नहीं, क्योंकि डायनासोर्स की अब हमारे पास कोई भी स्पीसीज नहीं है। ठीक है, सो इसलिए सर्वाइवर ऑफ एनिमल्स, अगर उनका नंबर जब भी कम हो रहा है तब आप उनका नंबर इंक्रीज कर दीजिए तो उनको हम सेव कर सकते हैं। बट नंबर 0 हो जाने के बाद आप वो एनिमल और प्लांट को इंक्रीज कर सकते नहीं हो। और इसीलिए हमें कहा गया है कि आपको जितना हो सके एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करें, उनको एक प्रोटेक्टेड एरिया में रखें और वो वहाँ पर सेव रहे। फिर वो चाहे नेशनल पार्क हो, सेंचुरी हो या बायो रिजर्वर हो। और वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से बैंड होनी चाहिए, वहाँ पर ह्यूमंस का बिल्कुल भी अलाउड होना चाहिए नहीं। ओके, सो दैट्स वाई हम उनको सेव कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? नाउ फिर जो बायो रिजर्वर की जो माधवी जी थी, उन्होंने उनको बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े एनिमल्स ही डेंजर में हैं, कई सारे छोटे एनिमल जैसे स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट, आउल्स, इनका नंबर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि उनको अपने अकॉर्डिंग इकोसिस्टम मिल रहा नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए हमें सिर्फ बड़े बड़े एनिमल्स को नहीं बट स्मॉल एनिमल्स को भी सेव करने का सोचना चाहिए और उनकी फूड चेन और उनकी फूड वेब को मेंटेन करना चाहिए। ओके, इकोसिस्टम हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उस इकोसिस्टम में हमारे लिए चाहे फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, छोटे एनिमल्स हो या बड़े एनिमल्स हो, हमें उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्लाइमेट, सॉइल और रिवर डेल्टास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, रेड डेटा बुक मतलब ऐसे एनिमल जिनका नंबर बहुत कम है या बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, उसे रेड डेटा बुक में रखा गया है। सो प्रोफेसर अहमद ने रेड डेटा बुक के बारे में भी एक्सप्लेन किया कि ऐसी बुक है जो एनिमल्स और प्लांट्स अनडेंजर में है या जिनका नंबर पूरी तरीके से ही ख़त्म हो चुका है और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, रेड डेटा बुक भी कहा जाता है। ओके, सो समझ में आया रेड डेटा बुक। नाउ सी माइग्रेशन क्या होता है कि जो बर्ड्स हमारे यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे यहाँ ट्रैवल करके आते हैं या हमारी कंट्रीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, सो उसे क्या कहा जाता है, माइग्रेशन। आप देखते हो सर्दियों जब आती है, जब विंटर आती है, तब डिफरेंट बर्ड्स दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ पर आते हैं और जैसे ही सर्दियाँ चली जाती है फिर वो वापस दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। सो इट इज़ नोन एज अ माइग्रेशन कई सारे बर्ड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो जैसे ही क्लाइमेट वेदर चेंज होता है तो जो उनको सूटेबल क्लाइमेट लगता है, जैसे सपोज करो कि जब हमारे यहाँ पे सर्दियाँ आती है तब अमेरिका में क्या आती है, समर आ जाती है और बर्ड्स को क्या पसंद है, विंटर। तो इसीलिए बर्ड्स क्या करते हैं, विंटर जब आती है तब ट्रैवल करके कहाँ जाते हैं, हमारे इंडिया में आ जाते हैं। मतलब जब अमेरिका में गर्मी आएगी तब हमारे इंडिया में क्या आती है, विंटर आती है। सो दैट्स वाई वो ट्रैवल करके यहाँ पर आ जाते हैं। फिर जैसे ही इंडिया में समर आती है तब अमेरिका में क्या आ जाती है, विंटर आ जाती है। सो दैट्स वाई वो ट्रैवल करके वहाँ पर चले जाते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ माइग्रेशन। ओके
ओके, नाउ सी रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर का रिसाइकलिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो हम ट्रीज से क्या ही बनाते हैं, टन्स ऑफ पेपर, मतलब लाखों करोड़ों पेपर्स बनते हैं, और फिर उन्हीं पेपर्स को अगर हम रिसाइकल करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर हो सके तो उन्हीं पेपर्स का रीयूज़ कीजिए, रिसाइकल कीजिए, ठीक है, और ट्रीज को सेव करने की ट्राई कीजिए। और जितना हो सके आप पेपर को वेस्ट मत कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग में भी जो हो रहा है उसमें भी ध्यान रखिए, और जितना हो सके पेपर को कम यूज़ करें, और कम यूज़ होने के बाद भी आप उसको रिसाइकल कर सके, मतलब वापस से यूज़ कर सकते हैं, तो उसे भी कंटिन्यूस रखिए। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ओके, नाउ सी रिफॉरेस्टेशन। जैसे डिफॉरेस्टेशन देखा आपने, फॉरेस्ट को काटना, वैसे ही रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, वापस फॉरेस्ट को उगाना। अगर देखो आपको कभी भी ऐसा लगता है या हमारी गवर्नमेंट कभी भी किसी भी फॉरेस्ट को कट करती है अपने पर्पस के लिए, यहाँ वहाँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर वो उसके जगह पे दूसरा कोई फॉरेस्ट बना दे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जो मतलब हमारा एनवायरनमेंट था वो पूरा का पूरा वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो इसलिए रिफॉरेस्टेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको ये ट्री को कट करना पड़ेगा, ये प्लांट को कट करना पड़ेगा, तो आप उसे भले मतलब ज़रूरत है तो कट कीजिए, बट वापस उसकी जगह पे कोई दूसरा प्लांट ग्रो कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके फॉरेस्ट मीन्स आपके जो इकोसिस्टम है वो वैसा का वैसा ही नेचुरली बना रहेगा, और उसमें कोई भी डेंजर आएगा नहीं। और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये सारे एनिमल्स और ये हमारे सेव रहेंगे, और हमें फिर वापस डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाते हुए हम देखने को मिलेंगे नहीं। सो दैट्स वाई रिफॉरेस्टेशन करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर आपको कट करने भी पड़ रहे हैं कुछ ज़रूरत के लिए, तो आप उसकी जगह पे दूसरे प्लांट्स भी ग्रो करना स्टार्ट कर दीजिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट द रिफॉरेस्टेशन। और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ओके।